Assalamu alaikum everyone, this is Alishpa Sajad. Today I will be covering a series of nuclear physics starting from today until tomorrow, and I will be covering the whole chapter in it. These topics I have written here are the important topics, and I will be covering these in my videos in 2 days. The important topics from here are mass spectrograph, mass defect, fission fusion, half-life. These 4 topics are the most important topics, and you must not leave these for exams. Let's start without wasting a second. Let me define the nuclear physics first, because before starting anything you must know the basis of everything. So nuclear physics is the branch of physics that deals with the study of nucleus and constituents present in it. नाउ एवरीवन नोज़ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. मैं एटम के अंदर की बात नहीं कर रही, मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रही हूँ. अगर मैं एटम की बात करूँगी तो वो फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात भी होगी. सो न्यूक्लियर फिजिक्स डज नॉट डील विद द स्टडी ऑफ एटम्स. ये बड़ी लोगों को खुशफहमी या गलत फहमी कह सकते हैं, हो सकती है कि जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है वो हमारी सारे एटम की स्टडी है. तो नो, वो एटम की स्टडी बिल्कुल भी नहीं है. वो हमारे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोटोप्स. आइसोटोप्स तो हमें पता है, हमने बचपन में बड़ी दफ़ा पढ़े हैं आइसोटोप्स, और इनको रट्टे मार मार के पढ़े हैं. लेकिन आज आई विल बी गिविंग यू अ फुल ट्रिक टू लर्न आइसोटोप्स. एक्चुअली पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं. यहाँ पर बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे और बॉटम राइट अपर राइट कॉर्नर पे हम लोग क्या क्या लिखते हैं. सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमारा जो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एनी एलिमेंट, कोई भी एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कोई भी एलिमेंट की बात कर सकती हूँ. सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मास नंबर. अब इतना तो हमें पता है सेकेंड ईयर तक आके. यहाँ लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड, अच्छा मास नंबर आप लोगों को पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिर्फ हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है. यहाँ पर जो मेरा अगला लेक्चर होगा, नॉट दिस लेक्चर बट द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल स्टडिंग मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, वहाँ पर इंशाल्लाह आई विल कवरिंग दीज ऑल टॉपिक्स. 1 AMU क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, कौन सा ज़्यादा मास में कौन सा बड़ा होता है. ये वाली कन्फ्यूजन मुझे भी हमेशा रही है कि क्या प्रोटॉन बड़ा होता है, न्यूट्रॉन बड़ा होता है या इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है. तो ये वाली कन्फ्यूजन मैं अगले लेक्चर में दूर करूँगी, जो कि एक मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का लेक्चर होगा. यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड मास स्पेक्ट्रोग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोटोप्स. Isotopes are the atoms of an element having same atomic number but different mass number. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं. तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग चेंज इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से हमारा मास नंबर डिफरेंट आ रहा है. तो इसमें क्या होता है आइसोटोप्स में कि एक एलिमेंट होता है जिसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो हमारे एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर हमारा सेम होता है लेकिन उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है. तो आइसोटोप्स आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा. आइसोटोप्स में तो कोई मसला नहीं है, बस इतना सा ही हमारी बुक में लिखा है एंड वी हैव टू कवर दीज. आइसोटोप्स की तरह आइसोबार्स, आइसो और बाकी सारे और भी होते हैं, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है, तो वी विल नॉट कवर दैट. MD-CAT के लेक्चर्स के लिए हाँ दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, लेकिन अभी नहीं. अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ मास स्पेक्ट्रोग्राफ. मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा ही डिवाइस है जो मेजर करने के लिए यूज़ होती है डिफरेंट आइसोटोप्स के मासेस. यानी कि एक एलिमेंट है, अगर उसके 3 आइसोटोप्स हैं और उन तीनों के मासेस डिफरेंट होंगे तो वो उन मासेस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको कहते हैं हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ. और ये मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल को भी मेजर करने के लिए यूज़ होती है, और सेपरेट आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होती है, डिफरेंट आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी. अच्छा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के 7 पार्ट्स हैं. मैंने इसको बड़ा आसान करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी. स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आप लोगों को सब समझ आ जाएगी. साथ साथ नोट करें, पेंसिल और कॉपी उठाएं. यहाँ इस तरह बैठ के अगर देखते रहेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी. सो यू नीड टू नोट द लेक्चर फर्स्ट. अच्छा, यहाँ पर हम लोग होता क्या है, पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जो 7 पार्ट्स हैं वो 7 पार्ट्स क्या हैं.
ताकि हम लोगों के लिए आगे आसानी हो जाए उनको समझना। इन 7 पार्ट्स के नाम आप लोगों ने याद करने हैं। पहला पार्ट है वेपराइजेशन चैम्बर, और जो नाम है इनकी वही इनका काम होगा आगे जाके। वेपराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, डोंट फॉरगेट टू नोट एक्सेलरेशन चैम्बर, mass analyzer, detector, amplifier and recorder और counter you can say, जिसमें हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है जिसे हम बता सकते हैं कि किसका मास सबसे ज़्यादा है और किसका कम है। सबसे पहला चैम्बर जो है वो हमारा वेपराइजेशन चैम्बर है। वेपराइजेशन चैम्बर के नाम से हमें पता चल रहा है कि अच्छा इसका काम है वेपर्स बनाना। किसी भी सैंपल हम लोग सॉलिड या लिक्विड इनको मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर रख के इनसे हम लोग काम आगे नहीं कर सकते, हमें गैसेस चाहिए। और वेपर्स किसके होते हैं? गैसेस के वेपर्स होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने सैंपल डाला, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, ओके पिंक माय फेवरेट। तो यहाँ पर हमारे वेपर्स बन गए विद द हेल्प ऑफ अ वेपराइजेशन चैम्बर, जिसके साथ हमारे यहाँ पर लगी होती हैं हीटिंग कॉइल्स। मैं यहाँ साथ साथ लिखती जाती हूँ, आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाएं। हीटिंग कॉइल्स, यहाँ पर हमारे वेपर्स बन चुके हैं। ये वेपर्स होंगे आगे पास। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पॉइंट्स को नाम देती जाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई, एफ, बस यहाँ तक देते हैं क्योंकि चैम्बर्स यहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद जो वेपर्स हमारे बन चुके हैं, ये वेपर्स जाएंगे हमारे अगला चैम्बर। हमारा वेपराइजेशन चैम्बर का काम हो गया, वेपर्स बन गए। अगला चैम्बर है आयोनाइजेशन चैम्बर, जो आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेपरेट कर देगा। यहाँ पर हमारे जो वेपर्स आए हैं इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। और ये होंगे कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ऊपर लगी होगी एक हीटिंग कोयल, या आप इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन जो आयंस में इसको सेपरेट करेगी। नीचे हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ लगी होगी जो कि है एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर। आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग, तो आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लें। इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट कर लेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड हो ताकि ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सिंपल इज़ दैट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर होगा ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो सारा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास कलेक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को तो मैं माइनस कर देती हूँ। यहाँ से नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज रह चुका है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, आगे मूव करता जाएगा। यूँ मूव करें आयंस, यहाँ पर जाकर ये वाली जो प्लेट है ये है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये वाली जो प्लेट है इसको क्या होना चाहिए? इसको नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए ताकि ये इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, एक्सेलरेट कर सके। तो अगले चैम्बर का नाम क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर हो गया। अगला चैम्बर है एक्सेलरेशन चैम्बर। तो एक्सेलरेशन चैम्बर को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक्सेलरेशन चैम्बर। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसने स्पीड अप करना है, एक्सेलरेशन चैम्बर। यहाँ से हमारे पास आए हैं पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन जो हैं यहाँ से पॉजिटिव आप लोगों को पता है रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमारे पास अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आगे आता जाएगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी, तो एक्सेलरेट हो जाएंगे आयंस। तो इसीलिए हम इस चैम्बर को एक्सेलरेशन चैम्बर कहते हैं। आप लोगों ने जब इसके नाम याद करने हैं तो साथ ही इसके फंक्शन याद कर लेने, क्योंकि इनका नाम और फंक्शन एक ही हैं। यहाँ पर हमारी ये हम इस प्लेट को मैं कह देती हूँ S1, इस प्लेट को मैं कह देती हूँ S2। आई होप वाइट कलर इज़ विजिबल। अगर नहीं विजिबल तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में वाइट कलर ना यूज़ करूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ चुके हैं, नीचे मूव कर रहे हैं। इधर हम लोग एक लगाएंगे, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली ऑन दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस।
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पॉजिटिव चार्ज आएंगे कुछ पहले आ जाएंगे और कुछ बाद में आएंगे। यहाँ पर ये लोग यूं आके गिर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे इस प्लेट के साथ। अच्छा, ये इस जगह को हम लोग कहते हैं ये है डिटेक्टर। ये करेगा डिटेक्ट, ये इसमें होंगे डिटेक्ट कि कौन सा वाला जो है वो पहले आ रहा है और कौन सा वाला जो है वो बाद में आ रहा है। अब मैं इनको M1 या M2 का नाम दे सकती हूँ। डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट मैसेज आ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सारे मैसेज एक ही टाइम पीरियड पे गिर रहे होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनके मैसेज डिफरेंट हैं। जब मैसेज डिफरेंट हैं तो उनकी डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगी इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैं कहती हूँ M1 आया है, ये M2 आया है। तो M1 जो है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो कम है, लेकिन उसका डिफ्लेक्शन एंगल कम है, उसकी डिफ्लेक्शन सबसे पहले हो गई है, और M2 की डिफ्लेक्शन लेट हुई है। तो इसका मतलब है कि M1 जो है वो लाइटेस्ट है, M1 इज़ दी लाइटेस्ट एंड M2 इज़ दी हेवियर, क्योंकि ये लेट डिफ्लेक्ट हुआ है और इसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा है। अच्छा, डिटेक्टर में डिटेक्ट हो गया है कि कौन सी किसका मास कम है किसका मास ज़्यादा है। आगे जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है एम्पलीफायर। अब हम लोग पहुँच चुके हैं इन दी फिफ्थ स्टेप हमने कर लिया है। वी आर ऑन दी सिक्स्थ स्टेप नाउ ऑन दी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो हमारी रीडिंग है ना उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर देगा, उसको बढ़ा देगा, ताकि हम लोगों को देखने में या उसको डिटेक्ट करने में आसानी हो जाए। शायद डिटेक्टर में इतना क्लियरली हमें नज़र ना आ रहा हो, या अगर आ भी रहा हो तो वो हमें इतना ज़्यादा परफेक्ट रीडिंग ना आ रही हो। तो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके बिल्कुल इन्हांस कर देगा, तो एक रीडिंग हमारे पास आ जाएगी ऑन दी रिकॉर्डर और काउंटर। तो एक ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, रिकॉर्डर और काउंटर। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि क्या हुआ यहाँ पर। इस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा, कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि किस आइसोटोप को किस आइसोटोप का कितना मास है, और डिफरेंट आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट कर दिया गया है। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा जी, इस आइसोटोप का इतना मास है, इस आइसोटोप का इतना मास है, और इस आइसोटोप का कम मास है, या इस चार्ज पार्टिकल का कम मास है और इस चार्ज पार्टिकल का ज़्यादा मास है। तो हमें ये पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक प्रिंसिपल लिख देते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर ये बेस करता है। यहाँ पर जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन चैम्बर में इसको रखा था ना, तो यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स भी थी जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यू नो, यहाँ पर ये प्लेट्स हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और पॉजिटिव जो है चार्ज हमारा यहाँ पर जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव और एक्सेलरेट हो जाएगी। तो हेयर वी विल कंक्लूड और लेक्चर। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास एक है इसका जो हमारे पास क्या कहते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। Mathematical derivation I'll be doing in 2 minutes. I will be taking a 2 minutes break so that I can drink water. तो I'll be starting in 2 minutes. आप लोग तब तक ये लेक्चर नोट कर लें, रिवाइंड करके देख लें। अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं समझ रहे तो दोबारा देखें, और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।